नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं और इन फ्यूचर में उस क्लास से कौन कौन से किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो आज की हमारे पास में क्लास रहेगी 271 नंबर की, दैट इज कॉल्ड नियोनेंटल हाइपोथर्मिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके नॉलेज के हिसाब से भी। कहाँ से हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, कब हमने टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत की थी, ये सब चीजें आपको पता है, रोज हम डिस्कस करते हैं। हम डायरेक्टली जो है वो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की। तो मैं कहूं दोस्तों, शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत सारे ट्रिकी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, अप्लाइड, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो निकल के आते हैं। इसमें हम बात करते हैं, ये हमारे पास में दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक तो होता है हमारे पास में नियोनेंटल और एक होता है हाइपोथर्मिया। दोनों वर्ड बहुत ईजी हैं, मुझे नहीं लगता इसमें जो है वो आपको कोई दिक्कत होगी। नियोनेंट का मतलब होता है जिसकी डिलीवरी अभी अभी हुई है, मतलब बच्चा अभी जो पैदा हुआ है उसको हम कहते हैं नियोनेंट। ये भी दो तरीके का होता है, अर्ली नियोनेंट, लेट नियोनेंट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और हाइपोथर्मिया का मतलब होता है डिक्रीज टेम्परेचर। अब वो डिक्रीज टेम्परेचर कितना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से जब हम डेफिनेशन पूछते हैं किसी भी चीज की कि हाइपरटेंशन क्या होता है, सर इंक्रीज बीपी। अरे कितना इंक्रीज बीपी, ठीक है। सर टेकीकार्डिया क्या होता है, बोला सर इंक्रीज हार्ट रेट। अरे कितनी, 100, 60, 70, 80, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। ऐसे हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया, सर ब्लड शुगर डिक्रीज हो जाना, कितना, वही चीज होती है। तो हाइपोथर्मिया किसको हम बोलेंगे और इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है। माइल्ड हाइपोथर्मिया आता है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया आता है, देन सीवियर हाइपोथर्मिया आता है। कितने टेम्परेचर पे हम कौन सी कैटेगरी निर्धारित करते हैं, कौन सी कैटेगरी का मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं, तो पूरी चीज जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पढ़ना हमारी मजबूरी भी है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आजकल सीधे नहीं आते। आजकल आपसे ये नहीं पूछा जाता कि हाइपोथर्मिया क्या होता है, आपसे पूछा जाता है मॉडरेट हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर कितना होता है हाइपोथर्मिया में, देन सीवियर हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, माइल्ड हाइपोथर्मिया में कितना होता है, कौन से हाइपोथर्मिया में कौन सा मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हम इसको जो है वो डिटेल से लेते हैं। देन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमेशा आप मेडिकल प्रोफेशन में आ चुके हो, हाइपो जो चीज है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है देन कंपेरेटिव टू हाइपर। कोई भी चीज है, हाइपरग्लाइसीमिया है, कोई बात नहीं, 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड शुगर इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। वो 200, 250, 500 तक भी पहुंच जाए, 1000 तक भी पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम क्लाइंट को जिंदा रख सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए वो हमारे पास में शुगर सिर्फ 60 से कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया 60 पे आता है, 60 से अगर 30 पे आ जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे हमारे पास में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हाइपो वाली कोई भी चीज, हाइपोथर्मिया है, देन हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोटेंशन है, हाइपो वाला बहुत ज्यादा जो है वो डेंजरस होता है। ये जैसे मान के चलिए हमारे पास में नॉर्मल रेंज है, तो हाइपो में अगर इतना सा भी चला गया ना तो वो जान पे बनाती है, जबकि हाइपर में चाहे इतना चला जाए तो भी हमारे पास में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके लेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। चीजें आपको पता ही है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, क्वेश्चन कहां से निकल के आते हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दी। अब 1 बाय 1 करके जो है वो इसको ले लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन की। अच्छे तरीके से ध्यान से जो है वो इस टॉपिक को पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एक लाइन जो है वो हमें याद रखने वाली चीज है। तो डेफिनेशन में हम बात करते हैं, तो ये जो है हमारे पास में दो चीजों से मिलकर बनाता है, एक हाइपो नियोनेंटल और दूसरा हाइपोथर्मिया। दो वर्ड से जो है वो हमारे पास में आज का बना हुआ था। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों नियोनेंटल। नियोनेंटल किसको कहते हैं? नियोनेंट होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड 0 से लेके 28 डेज का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों नियोनेंट। समझ में आ गया? जैसे आज डिलीवरी हुई, आज डिलीवरी होने के बाद में एक महीने हम राउंड फिगर में कह सकते हैं, तो 28 दिन तक का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं नियोनेंट। अब ये भी दो कैटेगरी आती है, एक होता है हमारे पास में अर्ली नियोनेंट और एक होता है हमारे पास में लेट नियोनेंट। ठीक है, अर्ली नियोनेंट और लेट नियोनेंट। अर्ली नियोनेंट किसको कहेंगे दोस्तों? 0 से लेके
7 डेज का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं अर्ली न्यूनेंट, और लेट न्यूनेंट कहेंगे हम 8 डेज से लेके 28 डेज का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं लेट न्यूनेंट। और इसमें भी हमारे पास में ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमारे पास में अर्ली न्यूनेंट है वो ज्यादा है, और अर्ली में भी अगर हम देखा जाए, ठीक है, जो आज की क्लास है दैट इज कॉल्ड शुरू से लेके 0 से लेके जो 24 आवर्स है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस हाइपोथर्मिया की वजह से लाखों बच्चे जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी स्टडी करने से हमें अगर ये चीज पता चल जाती है, इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में नियोनेंटल। सेकेंड आता है हमारे पास में दोस्तों हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है डिक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीज टेम्परेचर। अब डिक्रीज टेम्परेचर किसको हम बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल जो रेंज आती है हमारे पास में उससे अगर कम हो जाए, ठीक है, उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। कुल मिला के हमारे पास में 36.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेडेड, इससे अगर हमारे पास में कम हो जाएगा इसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोथर्मिया। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में देंगे तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये आएगा हमारे पास में लगभग 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास में इससे कम हो जाएगा। नॉर्मली आपको पता है ये नॉर्मली कितना होता है हमारे पास में, नॉर्मली होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो हमारे पास में इससे अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे दोस्तों हाइपोथर्मिया। ये नॉर्मल है, एग्जैक्ट नॉर्मल। अगर 97.7 से जो है वो हमारे पास में डिक्रीज आ जाएगा इसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो नियोनेट आपको क्लियर हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया। तो बच्चा जो है वो डिलीवरी हुआ है, न्यूबॉर्न हुआ है, उसका टेम्परेचर जो है वो अगर फॉल हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं और बच्चे में मॉर्बिडिटी की जो है वो समस्या आ जाती है, इसको हम कहते हैं नियोनेटल हाइपोथर्मिया। फटाफट जो है वो इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में आ जाएगा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नियोनेटल हाइपोथर्मिया इज ए कंडीशन इन विच ए न्यूबॉर्न्स बॉडी टेम्परेचर, इसके अंदर क्या होता है, न्यूबॉर्न्स बॉडी टेम्परेचर फॉल द बिलो द नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज से जो है वो बिलो हो जाता है, इसको हम कहते हैं नियोनेटल हाइपोथर्मिया। मींस लेस देन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा, दैट लीडिंग टू इंक्रीज रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, ठीक है। दो कंडीशन आती है, एक होता है हमारे पास में मॉर्बिडिटी और एक होता है हमारे पास में दोस्तों मोर्टेलिटी, ठीक है। मॉर्बिडिटी क्या होता है दोस्तों, रुग्णता दर, कोई भी डिजीज आ जाती है उसको कहते हैं मॉर्बिडिटी, और मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट, क्लाइंट या बच्चा मर ही गया है उसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी, और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, कोई डिजीज हो गई है जिससे डिफॉर्मिटी आ गई, उसको हम कहते हैं मोर्बिडिटी, ठीक है। एंड नॉर्मली एक्सिलरी टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर तो ये हमारे पास में इस तरीके से जो है वो होता है। नॉर्मली टेम्परेचर होता है हमारे पास में 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। फ़ारेनहाइट में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रोज जो है वो हॉस्पिटल में फ़ारेनहाइट यूज लेता हूँ, ठीक है। ये अभी हम सेंटीग्रेड की बात करते हैं। फ़ारेनहाइट को भी आप जो है वो चेंज कर सकते हो। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट होता है हमारे पास में फ़ारेनहाइट इक्वल टू जैसे सेंटीग्रेड इनटू हमारे पास में नेक्स्ट सेंटीग्रेड इनटू 9/5 प्लस 32, ये हो गया फ़ारेनहाइट। जैसे मैं इस 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं इंक्लूड करूं तो ये हमारे पास में आ जाएगा 36.5, ये आएगा 36.5 इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है, दिख रहा होगा, ये लो। इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो ये लगभग हमारे पास में 7.3 के समथिंग आएगा, ठीक है। इस 7.3 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास में 65.7 आ जाएगा प्लस 32, तो ये निकल के आ जाएगा 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास में तो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर हमारे पास में कम हो जाता है इसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। नॉर्मल रेंज हो गया हमारे पास में, जैसे अगर हम बात करें 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके ये भी अगर हम इसको 37 वाले को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी लगभग हमारे पास में 98.6 के समथिंग निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, फॉर्मूला मैंने आपको जो है वो बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया।
क्लियर है। अब बात आती है हमारे पास में कि हाइपोथर्मिया को जो है वो WHO ने किस तरीके से क्लासिफाई किया है। ठीक है, हाइपोथर्मिया हो गया। हाइपोथर्मिया को WHO ने किस तरीके से क्लासिफाई किया है, तो इसने 3 कैटेगरी में जो है वो हाइपोथर्मिया को डिवाइड किया गया, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब माइल्ड किसको कहेंगे, माइल्ड हाइपोथर्मिया हो जाएगा हमारे पास में 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखो आपको ये चीज तो पता ही है, लास्ट कब हो जाएगा हमारे पास में 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारे पास में जो है टेम्परेचर कम होगा, उसको हम कहेंगे हाइपोथर्मिया। अब इस 36 से हम नीचे जाएंगे तो नेक्स्ट कंडीशन आएगी 36.4। अब इससे नीचे नीचे जाते जाते 36 से लेके, ठीक है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहेगा, इसको हम कहेंगे माइल्ड हाइपोथर्मिया। 36 के बाद हमारे पास में 36.5 चला जाएगा तो फिर वो नॉर्मल में आ जाएगा। 36.5 से लेके 37.5 तो नॉर्मल आ जाएगा। फिर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो फिर हमारे पास में हाइपरथर्मिया की कंडीशन में चला जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज होती है। तो माइल्ड हाइपोथर्मिया किसको कहते हैं, 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है, इसको हम कहते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉडरेट। मॉडरेट हाइपोथर्मिया किसको कहेंगे, अब देखो मॉडरेट कहते हैं हमारे पास में, ये 36 था, अब 36 से और नीचे आ जाओ, ठीक है, 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर आएगा उसको हम मॉडरेट हाइपोथर्मिया कहेंगे। 35.9 से ऊपर चला जाएगा तो फिर वो 36 में, मतलब वो फिर माइल्ड में चला जाएगा। और 32 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारे पास में अगर टेम्परेचर डिक्रीज है, इसको हम कहेंगे दोस्तों सीवियर हाइपोथर्मिया। क्लियर हो जाएगा, तीनों चीज मैंने आपको बता दी। WHO ने यही क्लासिफिकेशन दिया है, ध्यान रखना काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। हाइपोथर्मिया की 3 कंडीशन, 3 कैटेगरी, टेम्परेचर भी एग्जाम में पूछा जाता है, और जो हम मैनेजमेंट अभी पढ़ेंगे वो भी हम इसी कंडीशन के अनुसार पढ़ेंगे। तो माइल्ड हाइपोथर्मिया 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉडरेट हाइपोथर्मिया किसको कहेंगे, मॉडरेट हाइपोथर्मिया कहेंगे 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सीवियर हाइपोथर्मिया किसको कहेंगे, 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमारे पास में डिक्रीज टेम्परेचर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सीवियर हाइपोथर्मिया। अब आ जाती है हमारे पास में कोजेज या रिस्क फैक्टर। भाई क्लाइंट बच्चा जब डिलीवरी होता है तो ऐसे कौन कौन सी जो है वो कोजेज होते हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया के कंडीशन में जाता है। और मैंने जब शुरू किया था तभी भी मैंने बताया था कि ये जो है वो हमारे पास में बहुत सारे बच्चों का जो है मौत का कारण बनती है, और अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम ऐसी डिजीज से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, बच्चों को जो है वो बचा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था ना कि आज की डिजीज न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हमारे नॉलेज के लिए भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाता हमारे पास में एनवायरमेंटल कोजेज। एनवायरमेंटल कोजेज कैसे, जैसे डिलीवरी यहाँ पे हुई, ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी और यहाँ पे टेम्परेचर प्रॉपर है ही नहीं है। अगर आपने लेबर वार्ड के अंदर ड्यूटी की है या निक्कू के अंदर ड्यूटी की है या ओटी के अंदर ड्यूटी की है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक फिक्स नॉर्मल टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, घर के अंदर डिलीवरी होती है तो मान लो सर्दियों के अंदर, ठीक है, पूरा जो हमारे पास में सर्दियां हैं, लाइक दिसंबर जनवरी के टाइम पे डिलीवरी हुई, तो वहां पे एनवायरमेंट में ठंड है, तो वो ठंड तुरंत वो बच्चे को पकड़ लेती है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद फिजिकल, जो सारे फैक्टर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोल्ड डिलीवरी रूम और रिसक्सिटेशन एरिया, जहां पे डिलीवरी हो रही है या जो रिसक्सिटेशन एरिया है, अगर वो कोल्ड है तो क्लाइंट जो है या बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया के कंडीशन में जा सकता है। नेक्स्ट आता है वेट स्किन आफ्टर द बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद में आपने देखा होगा, जब मैंने लेबर पढ़ाया था या केयर ऑफ न्यूबॉर्न, तो उसमें मैंने बताया था कि तुरंत जो है वो हमारे पास में स्किन को जो है वो हमें ड्राई करना होता है। बच्चा जो है वो निकलता है, देन उसके चारों तरफ वो फ्लूइड के अंदर रहता है, तो तुरंत जो है बच्चे को निकलने के बाद सूखे कपड़े से हम जो है उसको ड्राई करते हैं। अगर डिलीवरी होने के बाद बच्चा जो है वो हमारे पास में वेट ही रहता है, गीला ही रहता है, तो फिर बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि इवोपरेशन ऑफ हीट लॉस।
हीट लॉस जो है वो हमारे पास में हो जाएगा। देन इनएडिक्वेट क्लोथिंग और कवरिंग, अगर बच्चे को सही तरीके से कवर नहीं कर रखा, अगर कवर कर रखा है तो प्रॉपर कवर नहीं कर रखा, ठीक है। इनएडिक्वेट जो है वो क्लोथिंग कर रखी है या प्रॉपर कवर नहीं कर रखा है। तो पहला आ गया हमारे पास में कोल्ड डिलीवरी रूम, सेकंड वेट स्किन आफ्टर द बर्थ, इसलिए हमें तुरंत ड्राई करना है। तो ये आगे मैनेजमेंट भी साथ के साथ देखते रहना, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता हमारे पास में इनएडिक्वेट क्लोथिंग एंड कवरिंग। नेक्स्ट आता हमारे पास में कोल्ड सरफेस, जिसपे हम बच्चे को लेटाते हैं, ठीक है, वो कोल्ड हो। अगर वो कोल्ड हो तो कंडक्शन मेथड से, ठीक है, हायर टेम्परेचर जो है वो लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो कंडक्शन मेथड की तरफ से जो है वो हीट लॉस हो जाएगा अगर कोल्ड सरफेस है, यानी कि जैसे आपने बच्चे को जो है वो ठंडी टेबल पे लेटा दिया, ठीक है। और लास्ट आता हमारे पास में ड्राउड ऑफ एयर और फैन कन्वोकेशन, ठीक है, कन्वेक्शन, इससे भी हीट लॉस होता है। अगर मान के चलिए ठंडी हवा पंखे की आ रही है या ठंडी हवा आ रही है, तो ये कुछ हमारे पास में फैक्टर थे। अब ये तो कॉमन सी चीज है कि एनवायरमेंटल ठंडा होगा तो बच्चा ठंड पकड़ सकता है। तो कोल्ड डिलीवरी रूम हो या डिलीवरी के बाद जो हो बच्चे को आपने ड्राई नहीं किया गया है, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है, कोल्ड सरफेस नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में एनवायरमेंट फैक्टर में आती है। नेक्स्ट आता हमारे पास में फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन द सेंस कि जैसे मान के चलिए लार्ज सरफेस एरिया टू बॉडी वेट रेशियो, ठीक है, यानी कि बॉडी वेट के रेशियो के हमारे पास में मान लो बच्चे का वेट जो है वो कम है। अब सरफेस एरिया तो उतना ही है, बच्चा जो हमारे पास में 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर जितना होना है उतना तो हो गया, लेकिन वेट नहीं है। तो वेट के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा है, और वैसे भी जो है हमारे पास में जो बच्चे कम वेट के होते हैं उनमें हाइपोथर्मिया होने की संभावना ज्यादा है। तो लार्ज सरफेस एरिया टू बॉडी वेट रेशियो, देन थिन स्किन विथ लेस सबक्यूटेनियस टिश्यू। कुछ जो है वो बच्चे बिल्कुल दुबले पतले पापड़ की तरह पैदा होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है वो हमारे पास में सबक्यूटेनियस फैट जो है वो हमारे पास में बिल्कुल कम होता है। और आपको मैं बताना चाहूं दोस्तों, बच्चों को सर्दी जो कम लगती है, ठीक है, वो हमारे पास में सबक्यूटेनियस टिश्यू की वजह से होती है, सबक्यूटेनियस फैट की वजह से होता है, ठीक है। ब्राउन और हमारे पास में जो है वो येलो एडिपोज टिश्यू आते हैं। तो जो सबक्यूटेनियस फैट है वो हमारे पास में बच्चों में ज्यादा होता है, तो इसी वजह से जो है उनको ठंडे नहीं लगती है। तो अगर मान के चलिए कोई बच्चा दुबला पतला है, यानी कि उसके अंदर सबक्यूटेनियस फैट जो है वो हमारे पास में बहुत कम है, थिन स्किन है, तो वो जल्दी से हाइपोथर्मिया की कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज, लार्ज सरफेस एरिया, वेट कम है, तो वो क्लाइंट जो है वो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। अगर थिन स्किन है, सबक्यूटेनियस फैट जो है वो हमारे पास में कम है, तो क्लाइंट जो है वो हमारे पास में हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। नेक्स्ट आता हमारे पास में इमेच्योर थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। इमेच्योर थर्मोरेगुलेशन इन द सेंस कि हमारे पास में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। ये कहाँ होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस में होता है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली बच्चों के अंदर जो है वो इतना डेवलप्ड नहीं होता है, तो वो हमारे पास में इमेच्योर थर्मोरेगुलेशन सेंटर जो है वो होता है। तो ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। प्रीटर्म बेबी में तो जो है बिल्कुल इमेच्योर होता है, तो वहां पे भी जो है वो क्लाइंट जो है वो या बच्चा जो है वो किस में चला जाएगा? हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाएगा। लास्ट आ जाएगा लो ब्राउन फैट रिवर्स यूज टू नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। वही चीज है कि जो हमारे पास में ब्राउन फैट है वो थर्मोजेनेसिस करवाती है। अब ब्राउन फैट ही जो है वो हमारे पास में कम है, हीट का प्रोडक्शन करवाने वाली चीजें कम है, तो बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में जो है वो चला जाएगा। तो ये हमारे पास में आगे दोस्तों फिजिकल फैक्टर, पहले हमने एनवायरमेंटल फैक्टर देखे, दूसरे हम जो है वो फिजिकल फैक्टर देखेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास में सिचुएशनल फैक्टर, मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास में हम हाइपोथर्मिया की कंडीशन में बच्चा चला जाता है। क्या चीज? पहले आता है डिले इन ड्राइंग आफ्टर द बर्थ में जो है वो डिले हो जाए, ठीक है। अब हमने बार बार जिक्र तो किया है कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को जो है वो ड्राई कर लेना चाहिए, लेकिन कई बार कंडीशन आती है कि हम उसको ड्राई नहीं कर पाते। कैसे? जैसे ट्विंस डिलीवरी है, एक डिलीवरी हुई, बच्चे को हमने साइड में रखा, ठीक है, देन उसके बाद दूसरी डिलीवरी के लिए हम बच्चे को तैयार करेंगे या उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखेंगे तो डिलीवरी हम पहले करवाएंगे, मतलब दूसरा जो बच्चा है उसको हम पहले निकालेंगे, ड्राई हम उसको बाद में करेंगे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको ड्राई करने में हमारे पास में जो है वो डिले हो जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेपरेशन फ्रॉम मदर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको हमें मदर से सेपरेट करना पड़ जाता है। इमीडिएटली रूल क्या होता है कि जैसे डिलीवरी हुई, बच्चे को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद तुरंत जो है माँ के बच्चे के पास में जो है वो लिटा दिया जाता है, केएमसी कंगारू मदर केयर जो है वो दी जाती है। लेकिन मान के चलिए बच्चा जो है वो सही तरीके से ब्रेथ नहीं कर रहा, हमें इमीडिएटली जो है उसको निको में ले जाना पड़ा। ठीक है, तो बच्चे को सेपरेट कर दिया, तो ये कंडीशन हो जाती है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और प्रोसीजर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चा जो है वो हमारे पास में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी है, कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम है। अब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन आपको पता है एपकार स्कोर वगैरह करते हैं या कोई भी प्रोसीजर करते हैं, सक्शन जो है वो उसका करते हैं ताकि जो है वो एस्पिरेट ना कर सके। तो हमारे पास में जो हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं या प्रोसीजर में हमारे पास में टाइम लग सकता है, और लग सकता है थोड़ा बच्चा अगर सिक है तो प्रोसीजर में टाइम भी लग सकता है। तो एग्जामिनेशन में और प्रोसीजर में जो है वो हमारे पास में टाइम लग गया तो बच्चा हाइपोथर्मिया की कंडीशन में चला जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर का मतलब हो गया कि कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास में बाकी सारी चीजें जो है वो आ जाती है। जैसे बच्चे को जो है वो हमें ड्राई करने में डिले हो गया, क्यों? दूसरा बच्चा हो गया इसलिए। मदर से हमें सेपरेट करना पड़ गया बच्चे की जान बचाने के लिए। देन एग्जामिनेशन या प्रोसीजर हमें करने में टाइम लग गया। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आती है डिलेड या सिचुएशनल फैक्टर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो हमने सारे इटियोलॉजी को डिस्कस कर लिया। पहला हमने एनवायरमेंटल फैक्टर या एनवायरमेंटल सिचुएशन को किया कि एनवायरमेंटल ठंडा हो या सरफेस ठंडी हो या बच्चे को सही तरीके से ड्राई नहीं किया, ये सारी चीजें। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकली बच्चा जो पैदा हो रहा है वो दुबला पतला हो, उसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो ज्यादा नहीं हो। ठीक है, ये सारी चीजें। थर्ड आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम उसको वो चीज नहीं दे पाते, वो आ गया हमारे पास में सिचुएशनल। अब आ जाता हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो है वो क्लाइंट हाइपोथर्मिया में, अब हाइपोथर्मिया में चला जाएगा तो हाइपोथर्मिया में जाने के बाद ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की कंडीशन में जो है वो चला जाता है। तो दोस्तों न्यू बोर्न कैन नॉट सीवियर इफेक्टिवली। ठीक है, यानी कि जो शिवरिंग होती है उसको सही तरीके से जो है वो मैनेज नहीं कर पाता। नया जो बच्चा है, नया इन द सेंस जो अभी डिलीवरी हुई है, वो बच्चा उसको सही तरीके से जो है वो मैनेज नहीं कर पाता। एंड डिपेंड ऑन ब्राउन फैट मेटाबॉलिज्म फॉर हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन हमारे पास में ब्राउन फैट करते हैं। अब देखो हुआ क्या कि किसी भी कंडीशन से, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, चाहे वो सिचुएशनल हो, कोई भी कंडीशन में हमारे पास में क्या हो, जैसे ब्राउन फैट ही कम हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज प्रीटर्म बच्चा है तो हाइपोथैलेमस इतना डेवलप नहीं है। हाइपोथैलेमस डेवलप नहीं है तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इतना काम नहीं कर रहा, और टेम्परेचर रेगुलेटिंग के साथ साथ ब्राउन फैट भी नहीं है, तो हीट का प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा। हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्लाइंट किस में चला जाएगा? हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। बार बार बच्चे को मैं क्लाइंट बोल रहा हूं। ठीक है, तो वो जो है वो हमारे पास में बच्चा किस में चला जाएगा? हाइपोथर्मिया में। अब हाइपोथर्मिया में जाएगा तो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब उसके बाद बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में गया तो उसको मेंटेन, उसको कंपनसेटरी के लिए जो है वो हमारे पास में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और किसका मेटाबॉलिज्म दोस्तों? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या लीड्स हो सकता है, क्या चीज हो सकती है? अब देखो, ठीक है, हुआ क्या कि न्यूबॉर्न हुआ। न्यूबॉर्न में कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, चाहे वो सिचुएशनल हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास में जो है वो ब्राउन फैट कम हो गया, मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हुआ, मतलब हीट का प्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ। हीट का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हुआ तो बच्चा जो है वो किस में चला जाएगा? हाइपोथर्मिया में। हाइपोथर्मिया में चला जाएगा तो बच्चा हाइपोथर्मिया में जाते ही जो है वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चालू कर देगा। अब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चालू कर देगा तो आगे क्या क्या चीजें निकल के आती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो क्लाइंट किस में, बच्चा किस में चला जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया में। तो अगर नियोनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है तो हम उसमें जो है वो ग्लूकोज देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखो मेटाबॉलिज्म किसका हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन का भी हो रहा है।
तो ऑक्सीजन की डिमांड भी जो है, ऑक्सीजन की भी जो है वो कम पड़ जाएगा। ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी तो क्लाइंट जो बच्चा जो है वो हाइपोक्सिया में चला जाएगा। अब बच्चा हाइपोक्सिया में चला जाएगा तो वो फिर किसको लीड करेगा दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को लीड करेगा। एंड रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एंड एपनिया, ब्रेडिकार्डिया एंड डेथ भी हो सकती है अगर ये सब चीजें ट्रीट ना की गई है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास में चीजें हैं। दो ही चीजें आपको याद रखनी है, न्यूबॉर्न होता है, कोई भी कंडीशन की वजह से जो है वो हमारे पास में हीट का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा, बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। हाइपोथर्मिया में जाते ही जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म चालू हो जाएगा। ग्लूकोज और मेटाबॉलिज्म का ऑक्सीजन चालू होते बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, हाइपोक्सिया में चला जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में चला जाएगा। इन्फेक्शन भी बढ़ जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो इन्फेक्शन होता नहीं है। ठीक है, और एपनिया, ब्रेडिकार्डिया और डेथ की कंडीशन जो है वो आ जाती है। तो ये हमारे पास में बेसिक जो है वो पैथोफिजियोलॉजी है। अगर आपने ऊपर वाली चीजें सही तरीके से पढ़ी है तो ये सारी चीजों भी आप आसानी से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स कि कैसे हम देखेंगे कि बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा रहा है। तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा रहा है तो मैंने ऑलरेडी जो है वो इसकी 3 कैटेगरी बना दी थी। मैंने क्या बना दी थी, WHO ने बना दी थी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के आधार पे ही जो है वो हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के आधार पे ही जो है वो इसके मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है माइल्ड हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया किसको कहा था हमने, 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। इसको हम कहते हैं दोस्तों माइल्ड हाइपोथर्मिया। फॉरनेट में आप बदल सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो अगर कोई बच्चा माइल्ड हाइपोथर्मिया की कंडीशन में है तो हमें कैसे फील होगा, उसकी एक्सट्रीमिटी जो है वो कोल्ड होगी। हाथ और पैर को आप टच करके देखोगे तो इसकी एक्सट्रीमिटी जो है वो कोल्ड होगी, वो लिथार्जिक होगा, वीक क्राई होगी, बच्चा जो हो बिल्कुल हल्का हल्का रहेगा। बच्चा जितना तेज रोता है उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वीक क्राई होगी और फीडिंग भी जो है वो पुअर होगी, सही तरीके से जो है वो दूध भी नहीं पिएगा, पुअर फीडिंग होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉडरेट हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हाइपोथर्मिया में होता है हमारे पास में टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा। हाइपोटोनिया इन द सेंस कि जो मसल्स की हम टोन देखेंगे, रिफ्लेक्स देखेंगे, टोनसिटी देखेंगे तो बिल्कुल डिक्रीज मिलेगी। ठीक है, ऐसे टोनिसिटी जो हो बिल्कुल नहीं मिलेगी। स्लो रिफ्लेक्स, आप जो भी रिफ्लेक्स चेक करोगे, चाहे वो बेबेंस की रिफ्लेक्स हो, चाहे वो हमारे पास में प्लेटर रिफ्लेक्स हो, कोई सा भी रिफ्लेक्स आप चेक करोगे तो बिल्कुल स्लो मिलेगा। एंड पेल और कोल्ड स्किन, देखो कोल्ड स्किन तो थी, अब वो पेल भी हो जाएगी। ठीक है, एंड स्वेलो और इरेगुलर रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। लास्ट आ जाती है सीवियर हाइपोथर्मिया। सीवियर हाइपोथर्मिया इन द सेंस टेम्परेचर जो है वो हमारे पास में 32 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में हमारे पास में एपनिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से हमारे पास में जो है वो पूरा ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में चला जाएगा। ब्रेडिकार्डिया किसको कहते हैं दोस्तों, हार्ट रेट जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाती है। अब हार्ट रेट डिक्रीज बेसिकली तो जो हमारे पास में 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाती है, लेकिन बच्चों में जो है वो हमारे पास में 90 बीट्स पर मिनट को जो है वो हम काउंट करते हैं। और बच्चा जो है वो साइनोसिस की कंडीशन में चला जाएगा, एडिमा हो जाएगा एंड पॉसिबल कोमा में जो है वो जा सकता है। तो ये हमारे पास में अकॉर्डिंग टू कैटेगराइज जो है वो क्लिनिकल फीचर्स थे कि कैसे कैसे टेम्परेचर में माइल्ड हाइपोथर्मिया में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो उसमें हमें कोल्ड एक्सट्रीमिटी, लिथार्जिक, वीक क्राई और पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी। मॉडरेट हाइपोथर्मिया में हमें जो है वो हाइपोटोनिया, स्लो रिफ्लेक्स, कोल्ड स्किन, स्वेलो और इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। सीवियर हाइपोथर्मिया में हमें एपनिया, ब्रेडिकार्डिया, साइनोसिस, एडिमा और कोमा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने हाइपोथर्मिया को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन तो आता है दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास में हाइपोथर्मिया के कंडीशन के अंदर जो है वो हमारे पास में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज जो है वो डिक्रीज होगा। तो पहली कंडीशन आ जाती है दैट इज कॉल्ड हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हाइपोक्सिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा।
रेस्पायरेशन बढ़ गया है, ऑक्सीजन की डिमांड हमारे पास में कम हो गई है, तो हाइपोक्सिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोगुलियोपैथी, ठीक है। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया गया है तो कोगुलियोपैथी हो सकता है, मतलब ब्लड अंदर ही अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो क्लॉट होने लग जाएगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ नियोनेटल सेप्सिस, ऑफ कोर्स ये तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नियोनेटल सेप्सिस देखने को मिलेगा, मतलब इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। एंड फेलियर टू थ्राइव, यानी कि उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो हमारे पास में चीजें डिक्रीज हो जाएगी। देन अगर फिर भी ट्रीट नहीं किया, डेथ हो जाएगी, अगर यहाँ पे भी जो है वो ठीक नहीं किया गया। तो वही कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन में बहुत सारे बच्चे जो है वो एक्सपायर कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन थे जो कि हमें नियोनेटल हाइपोथर्मिया में देखने को मिलेगा अगर आपने ट्रीट नहीं किया है तो। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल हाइपोथर्मिया। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ये न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, हमारे जनरल नॉलेज के हिसाब से भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम ले लेते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल हाइपोथर्मिया, कि किस तरीके से आप करोगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में इमीडिएट एक्शन। जैसे बच्चा जो है वो डिलीवर होता है, डिलीवर होने के बाद में जो है वो आपका इमीडिएट एक्शन जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में मेजर टेम्परेचर, ठीक है। तुरंत जो है बच्चा जैसे डिलीवरी हुआ, देन उसके बाद हम उसका टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं। वो एक्जेलरी भी हम कर सकते हैं, डिजिटल थर्मामीटर से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रेफर जो हम एक्जेलरी ही करते हैं। बाकी टेम्परेचर के तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑलरेडी मैंने टेम्परेचर जो है ब्लूट सीरीज के अंदर करवा रखा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ये भी बताते हैं टेलीग्राम पे कि सर जिसको बोलो आप ये कहते हो ये टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो दोस्तों 270 क्लासेज हो चुके हैं, 270 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुकी है, तो कुछ तो किया ही होगा हमने, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारे पास में। तो इसमें आ गया हमारे पास में, हम दोस्तों टेम्परेचर को जो है वो मेजर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, प्लेस बेबी इन वार्म एनवायरमेंट, ठीक है। यानी कि तुरंत जो है वो डिलीवरी के बाद उस बच्चे को हम वार्म एनवायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब वो वार्म एनवायरमेंट कैसे भी हो सकता है, कैसे, मदर का भी हो सकता है और रेडिएंट वार्मर का भी हो सकता है। एंड इनिशिएट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा चुके हैं। अगर मदर स्टेबल है, ठीक है, और बच्चा भी स्टेबल है, तो हम प्रेफर जो है वो कंगारू मदर केयर में ही जाते हैं, ठीक है। अगर बच्चा स्टेबल नहीं है तो फिर हम रेडिएंट वार्मर में जाते हैं और वहां से हम आर्टिफिशियल जो है वो उसको हीट देते हैं। अदरवाइज पहली प्रायोरिटी तो यही होती है हमारे पास में कि तुरंत बच्चे को क्लीन किया और मदर को के पास लेटा दिया, केएमसी दे दी, कंगारू मदर केयर दे दी, ठीक है। तो इमीडिएट एक्शन में हमने क्या किया, इमीडिएट एक्शन में हमने जो है वो टेम्परेचर मेंटेन किया, देन उसको वार्म एनवायरनमेंट में रखा ताकि हीट लॉस जो हो ना हो। वार्म एनवायरनमेंट के रूप में अगर बच्चा ठीक है तो हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जो है वो देखेंगे, कंगारू मदर केयर जो है वो देंगे। देन उसके बाद आता हमारे पास में स्पेसिफिक मैनेजमेंट बाय सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी जो है वो हम मैनेजमेंट करेंगे। ऑलरेडी मैंने बताया था कि हम जो है वो कैटेगराइज के हिसाब से जो है वो मैनेजमेंट करते हैं। जैसे पहली चीज आ गया हमारे पास में माइल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है। माइल्ड हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर की कैटेगरी क्या होती है, 36 डिग्री से लेके 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो इसमें हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, मॉडरेट हाइपोथर्मिया को हम कैसे मैनेज करेंगे एंड सीवियर हाइपोथर्मिया को हम कैसे मैनेज करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। फिर लास्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो माइल्ड हाइपोथर्मिया, और एक चीज हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा था, माइल्ड हाइपोथर्मिया में कितना टेम्परेचर होता है, इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, माइल्ड हाइपोथर्मिया में कैसे मैनेज करेंगे, हर का चीज का जो है वो हमें अलग अलग याद रखना है। तो माइल्ड हाइपोथर्मिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट देते हैं विथ मदर, केएमसी, कंगारू मदर केयर देते हैं, ठीक है। जैसे कंगारू अपने बच्चे को ऐसे लेटा के जो है वो थैली में रखता है, वैसे उसको यहाँ पे लेटा के जो है वो रखते हैं और वो केयर दी जाती है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो कमरे का हमारे पास में 26 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास में 26 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रखा जाएगा। एंड कवर विथ वार्म क्लोथ, केप एंड सॉक्स, ठीक है। यानी कि उसको हम कवर करके रखेंगे, बच्चे को जो है वो केप, कपड़े, सोक ये पहना के रखेंगे ताकि हाइपोथर्मिया के कंडीशन में वो न जा पाए। एंड फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, लगातार बार बार जो है वो हम ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, ठीक है, काइंड हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में ना जा पाए। एंड रीचेक टेम्परेचर एवरी 30 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है, हर 30 मिनट के बाद जो है वो हम टेम्परेचर
चेक करेंगे। तो माइल्ड हाइपोथर्मिया में हमारे पास में बहुत अच्छा और अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। वैसे भी माइल्ड है तो आसानी होती है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हाइपोथर्मिया को आप कैसे मैनेज करोगे? मॉडरेट हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेडेड टू 35.9 डिग्री सेंटीग्रेडेड। इसमें हम क्या करते हैं, केएमसी देते हैं अगर बच्चा जो है वो स्टेबल है। अगर केएमसी हमने थोड़ी देर दिया फिर भी टेम्परेचर जो है वो हमारे पास में नहीं बढ़ा, ध्यान से समझिए, टेम्परेचर नहीं बढ़ा मतलब वो नॉर्मल की कंडीशन में नहीं दिया, तो हम रेडिएंट वार्मर का जो है वो यूज लेते हैं एंड सर्वो कंट्रोल्ड इंक्यूबेटर का यूज लेते हैं। ऐसी वाली जो है वो आपने देखा होगा निक्कू के अंदर, ट्रेनिंग के टाइम पे आपने देखा होगा, ये होता है हमारे पास में रेडिएंट वार्मर। निक्कू के अंदर ये होता है, इसके अंदर सारी चीजें होती है हमारे पास में, देन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी, देन उसके बाद ऑक्सीजन पोर्ट, ये सारी चीजें हर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसके साथ लगाता है। पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर सब चीजें होती है, आईवी स्टैंड वगैरह, मतलब एक तरीके से जो बेड पे सारी चीजें होती है, जैसे आईसीयू का बेड होता है वैसे सारी चीजें इसके अंदर जो है वो होती है। तो हम सबसे पहले बच्चा अगर स्टेबल है तो हम केएमसी देते हैं, कंगारू मदर केयर देते हैं, और अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर हम रेडिएंट वार्मर की तरफ जो है वो वूम करेंगे। एंड वार्म क्लोथिंग एंड केप, गर्म कपड़े पहनेंगे। उसमें तो हमने नॉर्मल कपड़े से कवर कर रखा था, ठीक है, नॉर्मल टॉवल या नॉर्मल जो है वो हमारे पास में शीट थी उससे हमने कवर कर रखा था। अब हम गर्म कपड़े से रखेंगे, शीट तो है ही है, साथ के साथ जो है वो गर्म कपड़े से जो है वो उसको ढक के रखेंगे। एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर हल्का फुल्का जो है वो हमारे पास में रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है, बच्चा जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट आता है मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि क्लाइंट जो है वो हाइपोथर्मिया में किस में जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है, ठीक है। और गिव 10% डेक्सट्रोज इफ हाइपोग्लाइसीमिक, और ये चीज आपको पता ही है, शुरुआत की जो है वो हम 3 दिन तक जो है वो डेक्सट्रोज ही हम देते हैं, फिर हम आइसोपी पे जाते हैं, ठीक है। तो 10% डेक्सट्रोज जो है वो इसको स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि बच्चा जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में ना जा पाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 15 to 30 मिनट अंटिल स्टेबल, ठीक है, हर 15 से 30 मिनट में जो है वो हम चेक करते हैं। माइल्ड में तो हमने क्या किया था, हर 30 मिनट में हम टेम्परेचर चेक करते हैं। अब यहाँ पे मॉडरेट में हम क्या करते हैं दोस्तों, हर 15 से 30 मिनट के अंदर जो है वो टेम्परेचर चेक किया जाता है। हर एक लाइन को रट लो दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो है वो काफी बार पूछा जाता है। मॉडरेट में कब टेम्परेचर चेक करते हैं, कितना % डेक्सट्रोज दिया जाता है, ये सारी चीजें, इसलिए तो कह रहा हूं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास में टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सीवियर हाइपोथर्मिया, ठीक है। सीवियर हाइपोथर्मिया सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास में लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेडेड जो है वो हमारे पास में टेम्परेचर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्लेस अंडर रेडिएंट वार्मर एंड सर्वो कंट्रोल इंक्यूबेटर, नो केएमसी अलोन इन दिस स्टेज, ठीक है। सिर्फ केएमसी से ही हम जो है वो सीवियर हाइपोथर्मिया को ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास में क्या आ जाता है, उसको हम तुरंत जो है वो रेडिएंट वार्मर के अंदर रखेंगे। ये देखो इसके अंदर जो है वो इमीडिएटली जो है वो रख दिया जाता है। इस टेम्परेचर पे हम जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। एंड प्रोवाइड वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ठीक है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन हम देते हैं, आपको भी पता है कि नेजल इरिटेशन ना हो तो ह्यूमिडिफायर लगा होता है जिसमें बबल्स उठते रहते हैं, वो ऑक्सीजन हम देते हैं। वहां पे हम कोशिश करते हैं कि वार्म वाटर डालें और वार्म ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन दें ताकि टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर सके। देन ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया को जो है वो हम ट्रीट करते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया में मॉडरेट स्टेज में हमने क्या किया था, 10% डेक्सट्रोज यूज किया था। यहां पे हम क्या करेंगे, 10% डेक्सट्रोज यूज करेंगे, लेकिन पहले बोलस देंगे, देन उसके बाद इन्फ्यूजन देंगे। पहले हम जो है वो 10 ml 5 ml जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला उतना जो है वो हम दोस्तों बोलस के रूप में देंगे, देन उसके बाद इन्फ्यूजन में कंटिन्यूस चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रीट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम जो है वो ट्रीट करेंगे क्यों? क्योंकि सीवियर हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जो है वो क्लाइंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट देके या किसी भी तरीके से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला है उस तरीके से हम उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो ट्रीट करेंगे। एंड
मैनेज एपनिया एंड ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया और एपनिया को जो है वो मैनेज करेंगे। रिसक्सिटेशन इफ नीडेड, अगर हमें जरूरत पड़ी तो रिसक्सिटेशन करेंगे। एंड स्टार्ट आईवी एंटीबायोटिक इफ इन्फेक्शन सस्पेक्टेड। आपको पता ही है सीवियर हाइपोथर्मिया में जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन होने की संभावना भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ज्यादा जो है वहां पे संभावना बढ़ जाती है, तो हम आईवी एंटीबायोटिक थेरेपी भी जो है वो शुरू कर देते हैं, जो भी हमारे पास में हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला वो। एंड मॉनिटर वाइटल साइन कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली हम जो है मॉनिटर देखेंगे, वाइटल साइन देखेंगे, जिसमें हम रेस्पिरेशन ये सारी चीजें SpO2 कंटिन्यूसली करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में सीवियर हाइपोथर्मिया के मैनेजमेंट। तीनों कैटेगरी वाइज हमने देखा, माइल्ड हाइपोथर्मिया देखा, मॉडरेट हाइपोथर्मिया देखा एंड सीवियर हाइपोथर्मिया देखा। ठीक है, सीवियर हाइपोथर्मिया से कब सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, याद क्या क्या रखना है आपको, आपको तीनों कैटेगरी याद रखना है, कौन कौन सा टेम्परेचर में कितना कितना होता है। कि सीवियर हाइपोथर्मिया में हमारे पास में लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मॉडरेट वाले में क्या होता है, मॉडरेट वाले में हमारे पास में 32 से लेके 35.9 डिग्री होता है, और माइल्ड में हमारे पास में 36 से लेके हमारे पास में 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है। तो ये चीज होगी, किसमें जो है वो हम बोलस देते हैं, किसमें जो है वो कितना परसेंट देते हैं, किसमें हम KMC देते हैं, किसमें हम रेडिएट वार्मर देते हैं, किसमें हम जो है वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल सिंपली आपको बताया। माइल्ड में तो हम क्या करते हैं, सिंपल क्लोथिंग वगैरह दे देते हैं, अच्छे तरीके से क्लीन कर देते हैं, देन उसको KMC प्रोवाइड कर देते हैं। सेकेंड वाले में, मॉडरेट वाले में हम जो है वो क्लीन कर देते हैं, देन उसके बाद KMC दे देते हैं, अगर KMC से ठीक हो तो ठीक है, वरना हम रेडिएट वार्मर में दे देते हैं। इन्फ्यूजन के रूप में हम हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करते हैं, 10% डेक्सट्रोज जो है वो दिया जाता है। देन रेस्पिरेटरी मेंटेन को जो है वो देखा जाता है, जरूरत पड़ी तो हम ऑक्सीजन लगा देते हैं। सीवियर में आपको पता ही है, इमीडिएटली KMC पे ही डिपेंड नहीं होते हैं, सीधा हम जो रेडिएट वार्मर पे जाते हैं, ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन देंगे, 10% बोलस जो है वो बोलस के रूप में देते हैं, देन इन्फ्यूजन के रूप में देते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम ट्रीट करते हैं, ब्रेडिकार्डिया एपनिया को ट्रीट किया जाता है, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वाइटल साइन करेंगे। सीवियर में हम कंटिन्यूस मॉनिटर वाइटल साइंस करते हैं, मॉडरेट में हम हर 15 से 30 मिनट में करते हैं, माइल्ड में हम 30 मिनट और 1 घंटे के बीच में करते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो याद में रखना। देन उसके बाद आता हमारे पास में प्रिवेंशन ऑफ नियोनेंटल हाइपोथर्मिया। नियोनेंटल हाइपोथर्मिया के लिए जो है वो WHO ने वार्म चेन दी है। ठीक है, WHO ने क्या दिया है दोस्तों, वार्म चेन दी है। जैसे WHO ने कोल्ड चेन दी है, ठीक है, पोलियो के टेम्परेचर, पोलियो के वैक्सीन के मेंटेन के लिए जो है वो कोल्ड चेन दी है, वैसे ही जो है वो WHO ने वार्म चेन दी है। उसके क्या क्या प्रिंसिपल है उसको हम ले लेते हैं। तो उसके हमारे पास में बेसिकली प्रिंसिपल है कि वार्म डिलीवरी रूम जो है वो 25 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी कि जहां पे आप डिलीवरी करवा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जहां पे डिलीवरी होनी है, जहां पे बच्चा पैदा होना है, वहां पे एटलीस्ट WHO ये कहता है कि उस मकान का या उस कमरे का टेम्परेचर एटलीस्ट 25 से लेके 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आइडल हम हॉस्पिटल में 26 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, WHO ने 25 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। देन उसके बाद WHO सेकंड चीज बोलता है हमारे पास में, ये पहली चीज, सेकंड चीज बोलता है हमारे पास में कि इमीडिएट ड्राइंग आफ्टर बेबी आफ्टर द बर्थ, यानी कि जैसे ही बच्चा जो है वो डिलीवरी हो जाता है उसके बाद इमीडिएटली जो है उसको ड्राई करोगे। ठीक है, ये WHO कहता है वार्म चेन के प्रिंसिपल के रूप में। नेक्स्ट आता है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट विथ मदर। ठीक है, जैसे बच्चे ने जो है वो डिलीवरी हो गया, देन स्किन टू स्किन जो है वो कॉन्टेक्ट दिया जाता है। कुल मिला के जो है वो KMC कंगारू मदर केयर जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो हमें ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो शुरू कर देनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना जल्दी हम करेंगे क्लाइंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में नहीं जाएगा। और आपको बताइए जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है उसमें हम इमीडिएटली, उसमें हम जो है वो आधे घंटे के बाद जो है वो हम ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर सकते हैं, 30 मिनट्स के बाद भी हम ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है डिले बाथिंग। ठीक है, यानी कि कई कई जगह जो क्या होता है बच्चे को जो है वो तुरंत नहला दिया जाता है, तो उसमें हम डिले कर सकते हैं। बच्चा अगर क्लाइंट जो है वो हाइपोथर्मिया के कंडीशन में जा रहा है तो हम उसको जो है वो 24 घंटे तक डिले कर सकते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो हम डिलीवरी के बाद नहला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो है बात करवा देते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो हम 24 घंटे के बाद तक वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एप्रोप्रिएट
क्लोथिंग, ठीक है। प्रॉपर जो है वो क्लोथिंग होनी चाहिए, जैसे कैप, सॉक्स, मिटेंस, ठीक है, दस्ताने वगाने, सॉक वगैरह, ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एप्रोप्रिएट क्लोथिंग जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वार्म ट्रांसपोर्टेशन। अगर बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो लेके जाना है तो हमें वार्म टेम्परेचर या वार्म ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेंटेन करना है। जैसे मान के चलिए सॉरी, बच्चे को जो है वो घर भी लेके जाना है, या मान लीजिए एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसफर करना है, ओटी से लेबर रूम में ट्रांसफर करना है, तो वार्म टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। वार्म कंडीशन या वार्म ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास में वार्म रिसक्सिटेशन, ठीक है। वार्म रिसक्सिटेशन, अगर हमें जो है वो रिसक्सिटेशन की भी जरूरत पड़ी तो वार्म कंडीशन में हम जो है वो उसको करेंगे। एंड एजुकेट मदर एंड फैमिली अबाउट कीपिंग द बेबी वार्म, यानी कि बच्चे को जो है वो हमें गर्म रखना है, उसके रिगार्डिंग मदर को और उसके फैमिली मेंबर को जो हम एजुकेट करते हैं, क्या करते हैं कि किस तरीके से आप बच्चे को वार्म रख सकते हो, किस तरीके से आप जो है उसको कवर करके रख सकते हो, किस तरीके से आप उसको केएमसी कंगारू मदर केयर करके जो है उसको टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हो। क्लियर है? सॉरी, फटाफट जो है वो इसकी समरी हम ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारे पास में क्लास रही, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत मजा भी आया पढ़ने में, आपको भी आया होगा कि किस तरीके से जो है वो नियोनेटल हाइपोथर्मिया होता है, कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, कितनी हमारे पास में स्टेज होती है, किस किस कैटेगरी में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, किस किस कैटेगरी को हम कैसे कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया। तो नियोनेटल हाइपोथर्मिया इज ए सीरियस बट प्रिवेंटेबल कंडीशन। नियोनेटल हाइपोथर्मिया जो है वो एक सीरियस कंडीशन है, जिसकी वजह से इंडिया जैसे देश में भी जो हो बहुत सारे बच्चे जो हो वो मर जाते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि ये सीरियस कंडीशन तो है बट प्रिवेंटेबल कंडीशन है, मतलब इससे हम बच सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन, कंगारू मदर केयर, वार्म एनवायरमेंट, मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिव केयर, ठीक है, जस्ट लाइक ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक अगर जरूरत पड़ी तो, ये जो है वो हमारे पास में मैनेजमेंट की स्टेप है, ठीक है। कैसे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में जा रहा है या नहीं जा रहा, देन हाइपोथर्मिया में जा रहा है तो कंगारू मदर केयर हमें देनी पड़ी है, तुरंत हम कर सकते हैं। वार्म एनवायरमेंट हम करेंगे, रेडिएंट वार्मर जो है वो प्रोवाइड करवा कर सकते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे, उसके वाइटल साइन देखेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन हम देखेंगे, वो सारी चीजें। एंड सपोर्टिव केयर में हम ऑक्सीजन देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, सॉरी ग्लाइकोजन देते हैं, ग्लूकोज देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया को मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन साइनोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, और हाइपोथर्मिया की कंडीशन में इन्फेक्शन भी जल्दी होता है तो जरूरत पड़ी तो हम एंटीबायोटिक भी जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये हमारे पास में की स्टेप होता है। एंड प्रिवेंशन वाया वार्म चेन प्रैक्टिसेस इज क्रूशियल, ठीक है। ऑलरेडी WHO ने भी जो है वो वार्म चेन दे रखी है। तो कोल्ड चेन किसके लिए दे रखी है दोस्तों? वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और वार्म चेन किसके लिए दे रखी है? नियोनेटल हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को जो है वो यहीं पे फिनिश करते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा। अगर जैसे भी आपको क्लास लगी, कमेंट मांग रहे हैं, कोई किडनी नहीं मांग रहे हैं आपसे, कमेंट कीजिए। उससे क्या आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि आपको ये चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास के रिगार्डिंग कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, कितना समझ में आया, कितना अच्छा लगा, पढ़ाई का तरीका कैसे लगा, ये सब चीजें। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।